ज़ारा ने खुशी से सब करना शुरू कर दिया था। महबूब को पा लेने से ज़्यादा खुशकुन लम्हा नहीं था उसके नज़दीक। अगली सुबह उसने तैयार होते घर में ऊधम मचाया था, क्योंकि आज़म अज़हर उसे लेने आने वाला था। ज़ारा, उसकी माँ ने उसके बाल बांधते उसके दमकते चेहरे की तरफ देखा। जी, वो फ़ोन की स्क्रीन को बार बार देख रही थी। जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठी थी। क्या तुम पहले से आज़म को जानती हो? उनके अचानक सवाल पर उसका दिल रुका था। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि पहले तुम शादी का नाम सुनते ही इनकार कर चुकी हो कई बार, लेकिन आज़म अज़हर के नाम पर उस दिन से तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है वो सब देख रहे हैं। जी, वो मुझे पसंद थे, वो सादगी से एतराफ़ करती बोली। कब से? उसकी माँ ने अपनी बेटी को देखा, जो इकलौती होने की वजह से अपनी माँ की, भाइयों की, सबकी जान थी, बहुत सालों से, स्कूल से। लेकिन ये सब मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दिया था। और देखें, दुआएं रद्द नहीं की जाती, वो कहते फिर से मुस्कुराई। तो उन्होंने उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान के यूं ही रहने की दुआ करते उसका माथा चूमा था। आज़म आ गया था, लेकिन अंदर नहीं आया था, बुलाने पर भी नहीं। इसीलिए उसे बाहर तक छोड़ने आई थी वो। बेटा, शाम से पहले आ जाना, उन्होंने कहा तो आज़म ने सर हिलाया। आपको पता है मैं कब से तैयार बैठी थी? लेट हो गए आप। और आपको पता है, मामा ने मुझसे पूछा कि मैं आपको पहले से जानती हूँ क्या? देखें, उन्होंने भी मेरी खुशियों से अंदाज़ा लगा लिया। और आपको पता है मैंने उन्हें क्या कहा? वो खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि देखें, दुआएं रद्द नहीं जाती, और आपको तो मैं सालों से मांगती आई हूँ, और मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हैं। हमें ना मिलने में रब्बुल आलमीन की कोई मसलहत है, लेकिन देखें, सब्र के इनाम से नवाज दिया जाता है इंसान को। मुझे मौजज़ों पर यकीन हो गया है। मुझे रब्बुल इज़्ज़त से करीब होने का एक और मौका दे दिया आपने। वो साफ दिली से चहकते हुए बोल रही थी, और आज़म अज़हर को लगा उसने कुछ गलत कर दिया है, बहुत गलत, और अब इस गलती से पीछे हटने का कोई जवाज़ ना था। वो रब से उसके ज़रिए करीब हो गई थी। क्या पता अगर वो उसकी शिकायत रब से करती मुस्तकबिल में, तो वो अपनी दुआओं में खाली हाथ ठहरा दिया जाता। वो खामोश हो गया। हम कहाँ से लेंगे ड्रेस? ये सारे ब्रांड्स हैं, पसंद कर लो, वलीमे का भी पसंद कर लो, साथ ही ले लेंगे। वो गहरी सांस भरते बोला। लेकिन ये तो बहुत महंगी होंगी, वो कहना चाहती थी, लेकिन एहसास कमतरी के एहसास से कह ना पाई। और फिर उसने खुद ही सब देखा था। आज़म अज़हर तो साइड पर खड़ा था, लाताल्लुक सा। क्या वो फरिश्ते हैदर से भी शादी पर यूं ही लाताल्लुक सा खड़ा रहता? उसका दिल बुरा हुआ था। ये कैसा है? उसने एक मामूली सा ड्रेस उसके सामने किया, महज उसकी तवज्जो के लिए। अच्छा है, ले लो। वो फ़ोन से नज़र उठाकर देखता जल्दी से बोला, तो ज़ारा उसे देख कर रह गई। यानी वो इतना लाताल्लुक था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज़म अज़हर ने भी उसकी खामोशी को समझते फ़ोन जेब में डाल दिया। शायद ये उसकी गाड़ी में की गई बातों का असर था, नहीं तो वो कहाँ दिलचस्पी रखता था इन सब में। वो फिर से आगे बढ़ते खुद भी देखने लगा, तो ज़ारा उसकी पुश्त को देखती रह गई। और फिर बेहद खूबसूरत और नफीस जोड़े आज़म अज़हर ने पसंद किए थे कि ज़ारा उन्हें देखती रह गई। मैं बारात वाला नहीं लूँगी, उसने प्राइस टैग देखते कहा, क्योंकि वो घर से इतने पैसे नहीं लाई थी। क्यों? मामा के साथ जाकर ले आऊँगी। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अज़हर ने आईब्रो उचकाते पूछा। नहीं, बहुत अच्छे हैं। वो उसे वजह किसी सूरत नहीं बताना चाहती थी। ज़ारा, क्या मसला है? हम बहुत दूर आए हैं और अब तुम्हें लेना नहीं? मैं मम्मा को ले आऊँगी ना यहाँ। वो बोली तो आज़म ने नोट किया कि वो अपने वॉलेट में मौजूद शायद पैसे गिन रही थी। थोड़ी देर पहले उससे दूर खड़ी होकर उसने दोनों जोड़े उठाए और बुकिंग और बिलिंग करवाई, जबकि ज़ारा उसे देख कर रह गई। घर जाते उसने बुआ से माफ़ी मांगी थी, पहले अपने बिना बताए जाने की और फिर अपनी बदतमीज़ी की। फिर फ्रेश होती लेट गई और फ़ोन उठा लिया। वो शशोपन में थी कि नंबर मिलाए या नहीं। फिर वो नंबर मिलाए कान के साथ लगा गई कॉल। बोलो, अज़लान नज़र की आवाज़ गूंजी। बोलो, अज़लान नज़र की आवाज़ गूंजी। वो ऐसे बोला जैसे एहसान कर रहा हो उसे फ़ोन पे बात करके। तुमने बोला था कॉल करने को, वो ज़िद जोते बोली, तो अज़लान नज़र अपना काम छोड़ता उठ खड़ा हुआ। क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो मैं क्या कर रही हूँ, वो मुंह बिसोरते बोली, तो अज़लान मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हें याद है कुछ? किस बारे में? मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं जानती, और ना मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारा शैम्पू मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, वो बोला, तो फरिश्ते ने चेहरा कंफर्टर में छुपाया। बदल लो, मैं भेज दूंगा। मैं क्यों सब तुम्हारे मुताबिक करूं? क्योंकि तुम मेरी हो और तुमसे मुताल्लिक भी सब कुछ मेरी पसंद का होना चाहिए, वो बोला, तो फरिश्ते को अपने गाल दहकते महसूस हुए। उससे नफरत के दावे सब पानी हो रहे थे। तुम बहुत अमीर हो गए हो वहाँ जाकर। फरिश्ते ने कुछ ना बन पाया तो पूछा।
लेकिन तुम मेरे हलाल के कमाए पैसों को ज़ाया कर रही हो। 2 लैपटॉप तोड़ चुकी हो तुम। इस बार उसे खराश भी आई तो तुम देखना। तो नहीं भेजते ना, मैंने तो नहीं मांगा था। वो गर्दन अकड़ाती बोली, बुआ ने बताया था मुझे और मैंने आवाज़ सुनी थी तुम्हारी। झूठ मत बोलो। तो ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब वो हरबा ना चल पाया तो उसने इस तरह से बात बदल डाली। बिल्कुल, सब जिम्मेदारियां मेरी हैं और अपनी जिम्मेदारियों को मैं कितने आसान तरीके से अंजाम दे रहा हूँ तुम जानती हो। उसका इशारा उसकी यूनिवर्सिटी में ड्रग वाली हरकत पर और आज की हरकत पर था। तुम, ये क्या तुम लगाई हुई है फरिश्ते? वो संजीदा सा बोला तो वो खामोश हुई। जानती थी वो बदतमीजी कर जाती है अब उससे। ऐसा बनने पर तुमने मुझे मजबूर किया है, मत भूलो। तुम पर मेरा हक है फरिश्ते अजलान। मेरी गलती है कि मैंने गुस्से में वो हक लेना चाहा, पर वो आगे बोल ना पाया। जानता था वो गलती पर है। तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है बहुत इजी। वो नम लहजे में बोली। कितने अरसे बाद वो उसे मयसर हुआ था। वो कैसे उसकी छोटी सी तकलीफ पर पागल हो जाता था और कैसे वो खुद ही अपने बड़े दर्द से, इतने बड़े दर्द से उसे रोशनास करवा गया था। मैं सोने लगी हूँ, कॉल काटो। खबरदार बात करो मुझसे। नहीं करनी मुझे बात। उसका दिल भर आया। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं वहाँ से फ़्लाइट पकड़ता सिर्फ तुम्हारे लिए आया था? चंद लम्हों की कुर्बत के लिए यहाँ मैं तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते कुछ नहीं बोल पाई। फरिश्ते कॉल काट गई तो वो होंठ भींच कर रह गया। मीलों दूर बैठे भी वो जानता था कि वो तकलीफ़ में है और रो रही होगी। उसने वाकई उसे तकलीफ़ दी थी। बेशक उसका हक था, लेकिन हक यूं थोड़ी ना लिए जाते हैं। फरिश्ते अज़लान नज़र, तुमसे मैंने तब मोहब्बत की थी जब मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था। ये मोहब्बत मौत तक ख़त्म नहीं होगी। झूठ बोलते हैं लोग कि मयस्सर आ जाने के बाद मोहब्बत कम हो जाती है। तुम मुझे मयस्सर आ गई तो मेरी मोहब्बत सिर्फ बढ़ेगी, कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो भी सोचता आंखें मूंद गया। आई मिस यू इजी। लेकिन मैंने तुम्हें अभी भी माफ़ नहीं किया। फरिश्ते ने रोने से पहले यही लफ्ज़ बोले। वो न जाने कितनी देर बैठी रही थी और हैरत की बात ये थी कि अब कोई अंदर नहीं आया था। शायद जहांगीर उस्मानी का हुक्म होगा और उनकी बात कौन टालता। वो शायान को देखती रही, लेकिन अब वो बुरे तरीके से थक गई थी बैठे बैठे और शाम भी हो गई थी। उसने उठते शायान के हाथ से अपना हाथ निकाला और बाहर निकल गई। अंकल, शाहजेब उस्मानी को देखते उसने उन्हें मुखातिब किया, क्योंकि उनके अलावा वहाँ कोई भी मौजूद ना था। शाहजेब उस्मानी ने फ़ोन से सर उठाते उसे देखा और फिर मुस्कुराए तो वो झिझकते उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। दादा जान कहाँ हैं? सब घर चले गए हैं, काफ़ी थक गए थे, उन्होंने प्यार से जवाब दिया। मुझे भी घर जाना है, वो उंगलियां मरोड़ते बोली। क्यों? मेरे बेटे का आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आपके लिए वो कितना इनसिक्योर है। वो कुछ बोल ना सकी। शाहजेब उस्मानी ने उसके झुके सर को देखा तो उसे हिसार में लेते उसका माथा चूमा। इस मोहब्बत पर उसकी आंखें नम हुई थी। क्या खाएंगी? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते कहा। कुछ भी नहीं, वो नम लहजे में बोली। मेरी बेटी को भूख क्यों नहीं है? तुम्हारे बाप से मिला तो वो नाराज़ होगा कि बचपन में तो कहते थे ये मेरी बेटी है और अब देखो। वो बोले तो कौनैन ने उन्हें देखा। आप बाबा से मिलने आएंगे अंकल? अंकल नहीं, बाबा। गुड़िया, आखिर मेरा बेटा शोहर और दीवाना है आपका, और ये निकाह भी मैंने ही करवाया था। बस गलती ये हुई कि तुम्हारे बाप के मना करने पर मैं मना हो गया और दोबारा मिला नहीं उससे। वो अफसोस से बोले। कोई बात नहीं, आप उनसे अब मिलने जाएंगे तो वो सारी नाराज़गी भूल जाएंगे। वो खुशी से बोली। चलें बताएं अब क्या खाएंगी? पिज़्ज़ा बचपन में बड़ा पसंद था। उन्होंने खुद ही बोला तो वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई। उन्होंने और भी चीज़ें मंगवाईं और उसे दे दी। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। वो उसे उसकी और शायान की बचपन की बातें सुनाते रहे। उसके बाप का फ़ोन आया था, जिनको शायान के एक्सीडेंट का बता दिया था जहांगीर उस्मानी ने। वो काफ़ी फिक्रमंद थे। बेटा अब कैसा है शायान? उन्होंने कौनैन से पूछा। वो ठीक हैं, बस कुछ दिन चल नहीं सकेंगे, तकलीफ़ होगी। वो गहरी सांस भरती आहिस्तगी से बताने लगी। आप वहीं रुकेंगी? जी बाबा। वो बस इतना ही बोल पाई, क्योंकि ये इजाज़त भी जहांगीर उस्मानी ने ही ली होगी। जबकि उससे फ़ोन लेते शाहजेब उस्मानी अब बात करने लगे थे और दोनों भाई काफ़ी रंजीदा हुए थे सालों बाद बात करके। वो दोनों एक दूसरे के दुख सुख फरोल रहे थे। तुम्हारी बेटी अब मेरी बेटी है और मेरा बेटा काफ़ी दीवाना है तुम्हारी बेटी का। वो बोले तो कौनैन ने सांस रोक लिया और शाहजेब उस्मानी के हाथ पर हाथ रखते उन्हें कुछ भी मज़ीद कहने से रोका। तो वो समझ गए।
लेकिन खावर उस्मानी उसे मजाक ही समझे थे, इसलिए हंस पड़े। और बातों के बाद शाहजेब उस्मानी ने उन्हें मुतमईन किया तो वो मान गए और उनसे मिलने का कहते कॉल काट गए। कौनैन वापस बैठ गई। आप क्या चाहती हो गुड़िया? उन्होंने उसे देखते कहा, जिसकी निगाहें दरवाजे पर थी, जहां अंदर वो शख्स सोया था जिसने बुरे तरीके से उसका दिल तोड़ा था। मुझे खुद भी नहीं मालूम बाबा। शाहजेब उस्मानी को उस पर तरस आया। क्या साइमन नकवी ने जो कहा वो सब झूठ था? और फिर वो उन्हें सब बताती चली गई कि कैसे साइमन नकवी ने शादी के बाद भी उसके बाप की जान नहीं छोड़ी थी। कभी उनसे इजहार मोहब्बत करना, कभी नफरत का इजहार, और कभी उनको छोड़ देने पर बद्दुआएं और धमकियां। शाहजेब उस्मानी ने होंठ भींच लिए थे। इन बातों से लाजमन उनकी बीवी तहजीब उस्मानी भी वाकिफ होंगी अच्छे से। तो बता दो, शायद उनको सब मुश्किल होगा उसके लिए यकीन करना, लेकिन हमें उम्मीद है वो आपकी बात पर यकीन कर लेगा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि हकीकत उन तक खुद पहुँचे। मैंने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाली हैं, अब उनकी बारी है। कौनैन? अंदर से अपने नाम की आवाज़ सुनते शाहजेब उस्मानी ने उसे देखा, जैसे कहना चाह रहे हों कि अब वापसी मुमकिन नहीं उनके बेटे की ज़िंदगी से। हम हमेशा आपके साथ हैं गुड़िया, और अंदर सोफ़ा मौजूद है, आप सो जाएं वहाँ। आप कहाँ सोएंगे? मैं यहीं ठीक हूँ। सुबह कोई और आ जाएगा तो मैं घर जाकर आराम कर लूँगा, आप फिक्र मत करो। वो सर हिलाती अंदर चली गई। क्या हुआ? कहाँ गई थी? बाबा के पास। शायान ने उसे बंद आंखों से देखा। आपके बाबा? वो बोली और चादर उतारती सोफे पर से सामान हटाने लगी। कौनैन? वो मुड़ी। यहाँ आ जाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, वहाँ हम दोनों अनकंफर्टेबल रहेंगे। मुझे अपने कंफर्ट का पता है, आ जाओ। वो बोला और सर मोड़ते उसे देखा। लेकिन मैं यहाँ यूं ठीक। वो बोली तो उसे लगा वो मजीद इसरार करेगा, लेकिन वो चेहरे का रुख मोड़ गया और खामोश हो गया। कुछ पल वो सोचती रही और फिर उसके पास चली गई और अपनी जगह बनाने लगी। वो बेड काफ़ी बड़ा था, दरवाज़ा लॉक कराओ। वो बोला तो कौनैन ने उसका चेहरा देखा, लेकिन आंखें बंद थी। वो लॉक करके वापस आई। ये प्राइवेट रूम था जहाँ अच्छी खासी सहूलियात थी। वो आकर जगह बनाती, बमुश्किल उसके साथ लेटी, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। अब कौनैन, तुम मेरे साथ जाओगी? वो न जाने उससे पूछ रहा था या बता रहा था, वो समझ नहीं पाई। नहीं, मैं कल घर चली जाऊंगी। प्लीज़, मुझे फोर्स करने का आप हक नहीं रखते हैं शायान। उसने छत पर निगाहें टिकाए कहा, जबकि शायान की निगाहें उसके गिर्द का तवाफ कर रही थी। शायान ने आंखें मूंद ली। वो सच ही तो कह रही थी। बाबा को बता देना और चली जाना मेरे उठने से पहले। उसने आहिस्तगी से कहा कि वो बमुश्किल सुन पाई। दर्द तो नहीं हो रहा? कुछ देर बाद कौनैन ने इस्तफसार किया। नहीं, जो दर्द तुम मुझे मुसलसल दे रही हो ना, उसके आगे मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। मत भूलें कि आपने रुस्वा किया था मुझे महफिल में, और तुम उसका बदला ले चुकी हो मुझसे। मुझे बारहा धुतकार कर, मेरा हाथ झटक कर और मुझसे दूरी इख्तियार करके। मैं बता चुका हूँ कि अब से तुम मेरे साथ रहोगी, हज़ार नाराज़गी सही, लेकिन हमें साथ रहना था। लेकिन तुम्हें सिर्फ मुझसे दूरी चाहिए। वो कुर्ब से बोला तो कौनैन ने उसे देखा, जिसकी आंखें बंद थी, इसलिए वो उसके तासुरात जान नहीं पाई। आप अपनी खाला से पूछें कि लोगों की ज़िंदगी तबाह करके क्या मिला उन्हें। उन्होंने कुछ नहीं किया। शायान संजीदगी से बोला, जैसे बात पसंद ना आई हो। कौनैन के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट फैली। आप उनकी मोहब्बत में कुछ देखना नहीं चाह रहे। देखें, सब वैसा नहीं है जैसा आपको दिखाया गया। मेरा बाप बेगुनाह होते हुए भी सालों से सज़ा काट रहा है, तो आपकी खाला को कोई सज़ा क्यों? खामोश रहो कौनैन, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो अब। मैं ज़्यादा बोल रही हूँ? सच में? हकीकत ये है कि आप अपनी नेक और पाकीज़ा बनी खाला के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वो उठकर बिस्तर से उतर गई। वापस आओ। बिल्कुल नहीं। अपने बाप को गुनाहगार ठहराने वाले और उनके मुजरिम की हिमायत करने वाले को तो मैं करीब भी ना आने दूँ। तुम हमारे रिश्ते में उन्हें नहीं ला सकती कौनैन। आपने भी उनके लिए मुझे धोखा दिया था, भूलें मत। इस मौजू पर हम किसी और दिन बात करेंगे। वापस आ जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। सो जाएं। वो जाकर सोफे पर बैठ गई और आंखें मूंद लीं तो शायान उस्मानी ने लब भींच लिए और सोने की कोशिश करने लगा और जल्दी सो भी गया। लेकिन कुछ ही देर में आंख सर के दर्द से खुली तो निगाहें सीधा उससे जा टकराई, जो अब भी जाग रही थी। वो अपने हाथ को अपने माथे पर रखकर बेचैनी से करवट बदलने लगा। क्या हुआ? कुछ चाहिए? कुछ लम्हों बाद कौनैन की आवाज़ गूंजी, लेकिन शायान ने जवाब नहीं दिया। तो वो उठकर आई ताकि देख सके वो सो गया या नहीं, क्योंकि उसकी पीठ कौनैन की तरफ थी। लेकिन अब वो हल्के से अपने हाथों से सर को दबा रहा था।
कौनैन ने उसके तकिए के पास बैठते उसके सर पर अपना हाथ रखा, लेकिन अगला लम्हा उसे हिला गया था। शायान उस्मानी ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे वक्ती सहारों की ज़रूरत नहीं है, वो बोला तो कौनैन की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। वो तकलीफ़ में था, यही बात उसे तकलीफ़ पहुंचा रही थी। कौनैन ने अपना हाथ फिर से रखा, लेकिन अब की बार आहिस्तगी से शायान ने हटाया तो वो थम गई। फिर गहरी सांस भरी और फिर से अपना हाथ उसके सर पर रखा और फिर पढ़कर उसके चेहरे पर फूंक मारी तो शायान ने आंखें खोलकर उसे देखा, जो उसकी तकलीफ पर बेचैन दिख रही थी। तुम कल नहीं होगी, इसलिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। खामोश रहें और सोने की कोशिश करें। वो संजीदगी से बोली तो वो उसे आंखों में भरता आंखें बंद कर गया। कौनैन ने उसका सर दबाया और फिर दिल की बात मानते झुकी। उसके माथे पर लब रखे तो शायान उस्मानी के सीने में सकून सा उतरा। तुम पुरसकून हो, वो नींद में बुड़बुड़ाया तो कौनैन उसे देख कर रह गई। वो शख्स वाकई उससे मोहब्बत में काफ़ी आगे निकल गया।